आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आए हैं। यहाँ पर हम भारत के जितने भी प्रमुख युद्ध यानी कि बैटल्स एंड वॉर्स रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम दो भाग में पढ़ेंगे। पहले भाग में हम प्राचीन भारत से लेकर 10वीं 11वीं शताब्दी तक जितने भी इम्पोर्टेंट युद्ध और बैटल रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे, और दूसरे भाग में हम मध्यकालीन भारत के और आधुनिक भारत के इम्पोर्टेंट युद्धों को डिस्कस करने वाले हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर हम MCQ सेशन भी प्लान करेंगे जिससे आपको इस टॉपिक पर कंप्लीट क्लैरिटी हासिल हो। हम सभी ने देखा है कि एग्जाम्स में बैटल्स पर, वॉर्स पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस सेशन को प्लान किया गया है ताकि अगर एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन अगर भारत के प्रमुख युद्ध से आता है तो वो आप सॉल्व कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला युद्ध हम देख रहे हैं दशराग युद्ध। इसको हम बैटल ऑफ 10 किंग्स के नाम से भी जानते हैं। ये युद्ध ऋग्वैदिक काल का है और इसका वर्णन हमको ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। फ्रेंड्स, इस युद्ध में हम देखते हैं कि एक तरफ भारत वंश के राजा सुदास थे और दूसरी तरफ 10 समुदाय थे जिनका नेतृत्व पुरुकुल कर रहा था। फ्रेंड्स, यहाँ पर पुरुकुल के सलाहकार थे ऋषि विश्वामित्र, और यहाँ पर राजा सुदास जो भरत कुल के हैं उनके यहाँ पर सलाहकार थे ऋषि वशिष्ठ। इस बात को भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, ये युद्ध पुरुषनी नदी जो आज की डेट में रावी नदी के नाम से जानी जाती है उस नदी के किनारे हुआ था, और इस युद्ध में भरत कुल के राजा सुदास की विजय होती है। इस युद्ध के बाद आर्यन संस्कृति का विस्तार हमको पूरे उत्तर भारत में देखने को मिलता है, और बाद में जाकर भरत कुल और पुरुकुल कंबाइन हो जाते हैं और वो कुरुकुल बनाते हैं। फ्रेंड्स, ये वही कुरुकुल है जिसको हमने महाभारत में देखा है, जिसके वंशज पांडव और कौरव हैं। तो ये युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दशराग युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले युद्ध की तरफ। अगला युद्ध है हेडिसफिस का युद्ध। ये युद्ध 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ये युद्ध मैसेडोनिया के राजा अलेक्जेंडर और पंजाब क्षेत्र के राजा पौरस के बीच होता है। फ्रेंड्स, इस युद्ध में सिकंदर ने राजा पौरस को पराजित किया था। ये अलेक्जेंडर का आखिरी प्रमुख युद्ध था, और इस युद्ध से पहले अलेक्जेंडर ग्रीस, एशिया माइनर, इजिप्ट और पर्शिया पर विजय प्राप्त कर चुका था। इस बैटल के बाद अलेक्जेंडर इंडिया में आगे नहीं बढ़ता है क्योंकि ये युद्ध बराबरी से लड़ा गया था। इसलिए ये युद्ध जीतने के बाद अलेक्जेंडर राजा पौरस को उनका राज्य वापस कर देते हैं। फ्रेंड्स, इस युद्ध का उल्लेख हमको ग्रीक हिस्ट्री में मिलता है, इंडियन हिस्ट्री में इसका उल्लेख हमको नहीं मिलता है। तो विश्व इतिहास के लिहाज से ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट युद्ध, सेल्यूसिड मौर्यन वॉर। ये युद्ध 305-303 ईसा पूर्व के बीच में लड़ा गया था। ये युद्ध इंदस नदी के किनारे हुआ था, और इस युद्ध में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूसिड अंपायर के सेल्यूकस निकेटर वन को हराते हैं। मौर्य साम्राज्य के विस्तार के लिए ये युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर भारत के उत्तर पश्चिम में सेल्यूसिड अंपायर स्थापित करते हैं, और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य उनको हराकर भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लेते हैं। इस युद्ध के बाद हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य और ग्रीक साम्राज्य के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत भी होती है। चलिए देखते हैं अगला युद्ध, कलिंग युद्ध। ये युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ये बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है। ये युद्ध मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मानभन के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध का उल्लेख हमको अशोक के शिलालेखों में मिलता है। रॉक एडिक्ट 13 में बताया गया है कि अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। फ्रेंड्स, ये युद्ध काफी भीषण था, और इस युद्ध के विनाश को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक बहरी घोष यानी के युद्ध से विजय के सिद्धांत को त्याग देते हैं, और वो धम्म घोष यानी के धम्म से विजय के सिद्धांत को अपनाते हैं। ये युद्ध सम्राट अशोक के राजा बनने के 9 साल बाद लड़ा गया था। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। और यहाँ पर कलिंग विजय के बाद मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित करता है। इस बात को भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच। ये युद्ध उड़ीसा में जो धौली पर्वत हैं उसके आसपास लड़ा गया था। इस बात को भी नोट करिएगा। चलिए देखते हैं अब अगला इंपॉर्टेंट युद्ध, बैटल ऑफ वेन्नी। ये युद्ध संगम काल का एक प्रसिद्ध युद्ध है। इस युद्ध में हम देखते हैं कि एक तरफ संगम चोल के राजा कराइकल थे, और दूसरी तरफ चेरा, पांड्यास और 11 अन्य छोटे राजा मिलकर संगम चोल राजा कराइकल से युद्ध करते हैं। इस युद्ध में कराइकल की विजय होती है, और इस युद्ध का उल्लेख हमको संगम काल की एक प्रसिद्ध कविता
पतन्नपल्लई के अंदर देखने को मिलता है। पतन्नपल्लई चोल राजा कराईकल के जीवन और उनकी जो सैन्य विजय रही हैं उन पर रोशनी डालती है। यह युद्ध कब हुआ था इसको लेकर इतिहास में स्पष्टता नहीं है, मगर आमतौर पर यह माना जाता है कि बैटल ऑफ वेनी 190 एडी में हुआ था। इस युद्ध के बाद संगम चोल राजा कराईकल तमिल क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित कर पाते हैं और राजा कराईकल प्राचीन भारत के प्रसिद्ध बंदरगाह शहर पूहार की स्थापना भी करते हैं। इस बात को भी नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने संगम काल के बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध बैटल ऑफ वेनी को डिस्कस किया है। इसके सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करिएगा। आइए देखते हैं अब अगला युद्ध। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं समुद्रगुप्त के बारे में। फ्रेंड्स, प्रसिद्ध इतिहासकार वीए विंस्टन ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त गुप्ता काल के प्रमुख शासक थे और वो अपनी सैन्य विजय के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने उत्तर भारत में 9 राजाओं को हराया था और उन सब राज्य का विलय अपने साम्राज्य में किया था। इसको उन्होंने दिग्विजय कहा था। इस जीत के बाद उन्होंने विंध्याचल रीजन के जितने भी जंगल राज्य हैं उन पर विजय प्राप्त की थी। फिर उनका अगला कदम दक्षिण भारत की तरफ था, जहां पर उन्होंने दक्षिण भारत के 12 प्रमुख राजाओं को हराया था और इसको उन्होंने धम्म विजय का नाम दिया था। दक्षिण भारत पर जीत के बाद समुद्रगुप्त ने सीमांत राज्यों पर विजय प्राप्त की, जैसे कि आसाम, बंगाल, पंजाब, रोहिलखंड, इन क्षेत्रों पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की। इन सब युद्ध में विजय के बाद समुद्रगुप्त भारत में एक विशाल गुप्ता साम्राज्य को स्थापित करते हैं। फिर हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराते हैं और यहाँ पर वो उपाधि लेते हैं अश्वमेध पराक्रमा। फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त के बारे में हमको अलाहाबाद प्रशस्ति, जो उन्हीं के राज्य कवि हरिसेन ने लिखी है, उससे हमको उनके बारे में पता चलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने समुद्रगुप्त के बारे में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया है। इन्होंने अपने जीवन काल में जितने भी युद्ध लड़े उन सभी में इनको विजय प्राप्त हुई। तो यहाँ पर हमको समुद्रगुप्त के बारे में सभी पॉइंट्स को याद रखना है।